कि वक्फ बोर्ड बता दे। प्रशांत जी, वक्फ बोर्ड को मुझे लगता है या मुस्लिम नेताओं को या जो वक्फ में रहे हैं उनको एक श्वेत पत्र जारी नहीं करना चाहिए था कि हमने इतने करोड़ मुस्लिम गरीब बेवा महिलाओं को मासिक तौर पर इतनी धनराशि दी, इतने यतीम बच्चों को पढ़ने पढ़ाने में काम किया, इतने अनाथालय बनवाए, इतने स्कूल प्राइमरी बनवाए, इतने अस्पताल बनाए। नहीं करना चाहिए? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला जारी कर दे, झंझट ही खत्म हो जाए। प्रधान जी, फिर ना आपकी माने ना इनकी माने, फिर तो जनता देख ही लेगी। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि एक भी वक्फ बोर्ड ने किसी यतीम उसको बेवा को 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया। लूट का मामला था। प्रशांत जी, अब प्रदर्शन हो रहा है। जी अमिताभ जी नमस्कार। देखिए, एक चीज एक लाइन में समझनी पड़ेगी कि वक्फ बोर्ड जो है पूरे देश के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। ये देश के कुछ भूमाफियाओं का एक गिरोह है जिसका पूरे मुस्लिम समाज से कोई लेना देना नहीं है। वक्फ बोर्ड से सबसे अधिक प्रताड़ित जो है मुसलमान हैं। हिंदू और ईसाई, बाकी लोग तो थोड़े बहुत 2-4% तक ही प्रताड़ित हैं। मैक्सिमम जो 95% इनसे प्रताड़ित जो है कॉमन मुसलमान है, जो इनके कानून के अनुसार है। और सबसे अधिक जो वक्फ की जमीनों पर जो कब्जा किया है मुसलमानों ने किया है। ओवैसी जैसे लोगों ने सैकड़ों करोड़ की जमीन पर कब्जा किया वक्फ की। अकबर अहमद डंपी जो कांग्रेस का नेता है, कई बार सांसद विधायक रहा, उसने उत्तराखंड में वक्फ की जमीन पर कब्जा किया हुआ। ऐसे बहुत सारे एन नंबर ऑफ मुस्लिम नेता हैं। और अधिकतर जो लिटिगेशन की हुई है कॉमन मुसलमानों ने कोर्ट में की हुई कि हमारी जमीन पर वक्फ ने कब्जा कर लिया है। हिंदुओं की तो कुछ गिनी चुनी ही याचिकाएं होंगी। तो और आज देखिए मजे की बात, ओवैसी जो अपने आप को बैरिस्टर कहता है, उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। यहाँ तो हमारे बैठे हुए सभी विद्वान लोग हैं, 4 लोग इतना तो जानते हैं कि अभी कानून बना नहीं है। अभी तो बिल है, जब तक राष्ट्रपति जी साइन नहीं करते हैं, गजट में नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक कानून बना नहीं। वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि सबसे अधिक तो उन्हीं पे चोट पड़ने वाली ना, ओवैसी पे, जो सैकड़ों करोड़ की जमीन जो उन्होंने हैदराबाद और वहां पे तेलंगाना में दबा रखी है सरकारी जमीन, जो शत्रु संपत्ति थी, जो निजाम के भागने के बाद सरकार के कंट्रोल में आने वाली थी, उसने कब्जा कर रखी है। उसका वो किराया खा रहा है। इन जैसे लोगों को तो उस पर चोट पड़ने वाली। तो ये लोग सबसे अधिक बिल बिला रहे हैं। आज वक्त बिल होने के पास होने के बाद जुम्मा की नमाज भी हो गई, शांतिपूर्ण तरीके से हो गई, कोई छोटा मोटा प्रदर्शन हुए हैं, कोई से हिंसा पूरे देश में नहीं हुई, क्योंकि कॉमन मुसलमान तो प्रसन्न है। उसको क्या अंतर पड़ रहा है? उन्हीं की जमीनों पर कब्जा कर रहा था। अब अगर किसी व्यक्ति की खाली एक बेटी है तो एक बेटी को खाली 1/3 संपत्ति जाती है, 2/3 वक्त पर चली जाती है। किसी मुस्लिम दंपत्ति निसंतान है तो उसकी पूरी संपत्ति वक्त को चली जाती है। ऐसे ऐसे कानून है। तो सबसे अधिक बेचारा गरीब मुसलमान प्रताड़ित हो रहा था। उनके ये लोग ठेकेदार बने घूम रहे हैं। तो ये तो कॉमन धीरे धीरे लोगों को समझ में आ चुका है। जो पार्लियामेंट में जो डिबेट्स हुई हैं पक्ष विपक्ष में, वो जनता ने सबने देखी है, लाइव चली है टीवी चैनल्स के माध्यम से। सब लोगों को, कॉमन मुसलमान को समझ में आ गया कि हमारे विरोध में नहीं है, ये कुछ ठेकेदार थे। उन ठेकेदार जो है हमारे हिस्से पर ये जो है कब्जा करके बैठे हुए हैं। मनीष जी, विवेक भाई आएंगे आप। मनीष जी, विपक्षी दलों ने जो घोषणा की थी मंच से, माइक से, कि हम कुर्बानी दे देंगे, खून बहा देंगे, क्या उनके लिए अब कुर्बानी देने और खून बहाने का टाइम शुरू आ गया? या तो दो, या बात खराब हो, चेहरा खराब हो, या तो कूदो, और नहीं कूदे तो चेहरा गया, फिर फिरंगी महली की बात सच हो जाएगी। मनीष जी, एक इम्तिहान विपक्ष का भी है, सपा का, कांग्रेस का, टीएमसी का, आरजेडी का, डीएमके का। आप ठीक कह रहे हैं अमिताभ जी, इम्तिहान विपक्ष का भी है, लेकिन विपक्ष को ये देखना होगा कि 1984 में शाहबानो के जजमेंट का विरोध करने के बाद से आज तक कभी कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार इस देश में नहीं ला पाई। पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, 40 साल हो गए हैं। और कितनी कुर्बानी दी जाएगी? कुर्बानी तो विपक्ष दे ही रहा है, लेकिन अब इस कुर्बानी के परिणाम जो है वो विपक्ष को भुगतने पड़ेंगे। आप देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अमित शाह से सवाल करा, अमित शाह जी ने उसका जवाब दे दिया पार्लियामेंट के फ्लोर पे कि अभी यूपी में कितना और इंतजार बाकी है और कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। विपक्ष की यही समझ में नहीं आ रहा है कि 20% की जनता के साथ जाके सत्ता से दूर होते जा रहे हैं। 80% की जनता के संग वो कभी खड़े नहीं दिखे हैं।
लेकिन उनका जनाधार जो है समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि उस 20% के ठेकेदार जो है 10 विपक्षी पार्टी है और बाकी 80% का प्रतिनिधित्व करने को कोई तैयार ही नहीं है, उसकी कोई आवाज ही नहीं उठाना चाहता, संसद में बोलने तक नहीं आना चाहता, उसके पास इतना भी समय नहीं है। गोगोई जी को क्यों बुलवाया जाता है कि आसाम में हो सकता है मुस्लिम मतदाताओं में कुछ जागरूकता आ जाए, आसाम में उन्हें कुछ वोट मिल जाए, सारी चीज उस पर निर्भर करते हुए नहीं होती है। अगर आप प्रतिपक्ष के नेता हो, किसी भी चीज का विरोध कर रहे हो, तो आपको पार्लियामेंट में खड़े होकर उस पर यस या नो में बोलना पड़ेगा। आप ना हाँ में बोलते हो ना में बोलते हो, तो जनता को आप कौन सा मैसेज देना चाहते हो? ये मैसेज देना चाहते हो कि हम सबके साथ हैं, तो उसका खामियाजा आपको चुनाव में निरंतर मिलता ठीक आ है रहा है। मनीष बाबू रुकना होगा, ठीक है। विवेक जी, लीडर ऑफ अपोजिशन अगर बहस को शुरू करते तो वो थोड़ा एक पायदान बात और ऊपर हो जाती, नहीं विवेक जी? जी इसके पीछे कोई अमिताभ खास जी, देखिए रणनीति? बात को नहीं, देखिए आपकी बात ठीक है, वो शुरू करते, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि जिस तरीके की दलीलें आज सत्तारूढ़ दल की तरफ से संसद में दी जा रही हैं, यही दलीलें किसान कानून में दी गई थी। हम किसानों का भला चाहते हैं और जिसका भला आप चाहते हैं वही कह रहा भैया ये भलाई हमें नहीं चाहिए। ये स्थिति क्यों आती है? आप अच्छा कर रहे हैं, आप सबकी सहमति नहीं लेते हैं, आप आपसी सहमति नहीं बनाते हैं, जल्दबाजी क्यों दिखाते हैं? विवेक जी एक मिनट रोके फिर गए। मुझे आज तक वो मैकेनिज्म कोई नेता नहीं बता पाया। कोई हम सरकार है, मान लीजिए एक उदाहरण, रुक जाइए एक मिनट, एक सेकंड के लिए, हैं हम सरकार हैं और मुझसे आपने कहा कि पूरे देश की सहमति ले आओ, मैं 150 करोड़ लोगों से लिखवा के लाऊं? पार्लियामेंट ही देश की सहमति है भाई, जिनको चुन के भेजा लोगों ने शासन करने के लिए। आप अजब लोकतंत्र की व्याख्या कर रहे हो मित्र। इंदिरा गांधी देश के पास गई थी इमरजेंसी लगाने से पहले, इंदिरा गांधी गई थी। नेहरू जी ने, एक मिनट, नहीं ऐसे नहीं, नेहरू जी ने वक्फ को कानूनी शेप दिया, देश के पास गए थे। नरसिंह राव ने कहा वक्फ को असीमित ताकतें थी, 100 करोड़ हिंदुओं से पूछा था, हिंदू नागरिक नहीं थे देश के। मनमोहन सिंह ने पूछा था, चिट्ठी लिखवाई थी। कैसी बात कर रहे हो महाराज विवेक जी? अमिताभ जी देखिए, भाजपा, आप जो कांग्रेस की बात कोट कर रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सहमत है, लेकिन भाजपा एक वो पार्टी है जो सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद की, सुशासन की, देश प्रेम की बात करती है। अगर कांग्रेस ने वो किया तो आप क्यों कर रहे हैं? आप सबकी सहमति क्यों नहीं लेते हैं? क्यों आपकी हर बात में विवाद बनता है? चाहे पुलवामा की बात हो, क्यों सवाल खड़े होते हैं? चाहे किसान कानून की बात हो, आप मुसलमानों का, जैसे किसानों का भला चाहा आपने, ऐसे ही मुसलमानों का भला आप चाह रहे हैं, और मुसलमान कह रहा भैया ये भला हमें नहीं चाहिए आपका। तो आप क्यों इस तरह की बात, आपके क्या, आपकी कमी है, इसको अमिताभ जी ये स्वीकारिए, ये कमी है या तो आपकी नियत में खोट है। भैया एक मिनट, मैं विवेक जी, एक वीडियो आया आजकल, बड़ी खतरनाक तकनीक आ गई है विवेक जी, सुन लो। किसान आंदोलन के एक बड़े चेहरे, उनका एक वीडियो आया था, सुन लो। किसान आंदोलन हर बोल रहे, धर्मेंद्र जी भी बोल रहे थे, तो मुझे लगा कि अभी उत्तर दे दूं, हालांकि मैं बचना चाहता, लेकिन आप लोग नहीं माने तो सुन लीजिए। वो कह रहे ये कांग्रेस किसी लायक नहीं, पंजाब में हमने इनके कहने पर आंदोलन किया, इतना अच्छी जमीन तैयार करके दी, ये कुछ कर ही नहीं पाए। लो आप बता रहे हो देश का किसान, ये कह रहे थे। मैं नाम भी ले दूंगा, लेकिन उसमें थोड़ा प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। ये धंधा हो रहा था। उत्तर प्रदेश के किसान नेता समाजवादी पार्टी में टिकट कराने नहीं लगे हुए थे, लगे थे, मैं नाम नहीं लूंगा। और एक चीज विवेक भाई, एक मिनट रुक जाओ। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी गए थे चुनाव की सभा में करने, जब इलेक्शन था वहां। प्रधान जी, बड़ी रोचक बात है ये। वहां राहुल जी ने कहा कि भैया सरकार एनडीए की है, प्रधानमंत्री मोदी है, लेकिन सरकार चला हम रहे, डिक्टेट अपोजिशन कर रहा है, अपोजिशन रन कर रहा है सरकार। मेरे पास है